हेलो एवरीवन, स्टडी विद अस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सुपर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके नेट के एग्ज़ाम्स के लिए। नेट के पेपर 1 से रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो इस वीडियो में जो है आपको कराए जा रहे हैं। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये लगभग सभी टॉपिक्स के मिक्स हैं, जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन और इन्वायरमेंट, हायर एजुकेशन, सभी टाइप के क्वेश्चन जो है मैं इस वीडियो में लेके आया हूँ। इस तरह की ये 18वीं वीडियो है, ठीक है। 17 वीडियो जो है ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दी है। अगर वो वाली वीडियोस आपने नहीं देखी है तो आप उसे देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये रिवीजन वीडियो है तो इसमें मैं सिर्फ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है वही करवा रहा हूँ, ठीक है। और इनमें कई ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि पहले भी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो वो क्वेश्चन भी जो है मैंने इसमें इंक्लूड कर रखे हैं। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं एनटीए नेट पेपर 1 की सिलेबस वाइज, तो सिलेबस वाइज भी जो है आपको हमारे चैनल पर वीडियोस मिल जाएंगी। एनटीए नेट पेपर 1 के नाम से हमारी अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जहाँ पर हर एक टॉपिक पर वीडियोस आपको वहाँ पर मिलेगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, ऊपर आई बटन पे क्लिक करके भी आप जो है हमारी सभी वीडियोस को देख सकते हैं, ठीक है, टॉपिक वाइज। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो आज का सवाल है वो ये है कि इंद्रियों के प्रशिक्षण की संकल्पना किसके द्वारा दी गई है, ठीक है। इंद्रियों के प्रशिक्षण की संकल्पना किसके द्वारा दी गई है? तो इसका जो सही आंसर है, देखिए इसमें दो जो विचारक हैं उनका नाम पहले आता है। जैसे पहले हैं मॉन्टेसरी और फ्रोएबल है ये, ठीक है। फ्रोटेबल नहीं, फ्रोएबल। तो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ए और बी जो है दोनों ही सही हैं, ठीक है। ए और बी, मॉन्टेसरी और फ्रोएबल के द्वारा जो है इंद्रियों के प्रशिक्षण की बात की गई थी। अब हमारी जो इंद्रियां होती हैं हमारे शरीर में, ये 5 तत्वों में बटी हुई हैं। जैसे कि आँख, ठीक है, आँख हो गया, नाक, कान, जीभ या जीभा और त्वचा। ये 5 इंद्रियां मानी जाती है मानव में, ठीक है। तो ये आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यष्टि अध्ययन का प्रयोग मुख्यतः कहाँ किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन अगर मैं फिर से पढ़ देता हूँ, व्यष्टि अध्ययन का प्रयोग मुख्यतः कहाँ किया जाता है। तो देखिए व्यष्टि अध्ययन का मतलब कि इंग्लिश में जिसे हम बोलते हैं माइक्रो स्टडी, ठीक है। तो इसका जो प्रयोग है वो किया जाता है जीव विज्ञान में भी, ठीक है, और इतिहास में भी किया जाता है और समाजशास्त्र में भी किया जाता है। तो सही आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी में किया जाता है, ठीक है। और भी कई सारे विषय होते हैं जैसे मनोविज्ञान, ठीक है, मनोविज्ञान में भी किया जाता है। प्रबंधन यानी मैनेजमेंट, इसमें भी किया जाता है, ठीक है। तो ये आपको इसमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण की अनुमानित विधि का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था, ठीक है। अनुमानित विधि जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं अप्रोक्सीमेट मेथड, ठीक है, किसके द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया था? तो इसका सही जो आंसर है वो है प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग ने जो है अनुमानित विधि का प्रतिपादन किया था, ठीक है। इस विधि में होता क्या है? इसमें होता यह है कि छात्रों में जांच की भावना विकसित करना जो है इसका मुख्य उद्देश्य रहता है, ठीक है। छात्रों में जांच की भावना विकसित करना, ये मुख्य उद्देश्य होता है अनुमानित विधि का, ठीक है। इसमें जो छात्र होता है वो ज्ञान का प्रयोग ही नहीं करता बल्कि ज्ञान की आविष्कारक भी बन जाता है, ठीक है। इस विधि के तहत ये याद रखें आप कि जो छात्र होते हैं वो ज्ञान का प्रयोग ही नहीं करता बल्कि ज्ञान के आविष्कारक भी बन जाता है, ठीक है। ये लाइन आपको याद रखनी है, ठीक है। ऐसे एक क्वेश्चन पूछा गया था नेट के एग्ज़ाम में इसी से रिलेटेड, तो ये लाइन आप याद रखें, ये एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है।
अनुमानित विधि के तहत जो छात्र होता है वो क्या करता है, वो सिर्फ ज्ञान का ही प्रयोग नहीं करता बल्कि वो ज्ञान के आविष्कारक भी बन जाता है। ठीक है, तो इस विधि का प्रतिपादन किसने किया था, तो प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शिक्षण के लिए प्रारंभिक अवस्था में विफलता का मुख्य कारण किस क्षेत्र से संबंधित है। मैं क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ देता हूँ। निम्नलिखित में से शिक्षण के लिए प्रारंभिक अवस्था में विफलता का मुख्य कारण किस क्षेत्र से संबंधित है। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 'सी'। ठीक है, शिक्षक का ज्ञान। जो छात्र होता है उसकी प्रारंभिक अवस्था जो होती है शिक्षण की, वो विफल हो जाती है क्योंकि अगर शिक्षक जो है उसमें ज्ञान नहीं है तो ठीक है, वो अयोग्य है अगर, तो ठीक है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिक्षक का ज्ञान जो है वो प्रभावित करता है शिक्षण की प्रारंभिक अवस्था को। ठीक है, ऑप्शन नंबर 'सी' जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन का प्रकार नहीं है। अवलोकन का प्रकार नहीं है, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ऑब्जर्वेशन। देखें, संरचित अवलोकन, असंरचित अवलोकन या प्रतिभागी अवलोकन। प्रकार है होना चाहिए था, नहीं, इसमें से काट देंगे। ठीक है, सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी जो है इसका आंसर है। ठीक है, ये सारे के सारे जो हैं ये अवलोकन के प्रकार हैं। ठीक है, अच्छा, अवलोकन का मतलब क्या होता है? इसका मुख्य उद्देश्य जो होता है वो ये होता है कि इस विधि का जो प्रयोग है वो व्यवहारिक विज्ञान में किया जाता है। ये चीज़ आप याद रखना। ठीक है, इसका प्रयोग व्यवहारिक विज्ञान में किया जाता है। ठीक है, सिद्धांत निर्माण में नहीं, व्यवहारिक विज्ञान के निर्माण में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें होता यह है कि प्रतिवादियों के साक्षात्कार के बिना जांचकर्ता के स्वयं के अवलोकन के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर लेता है। आप समझे? अब मैं एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। देखें, एक होता है कि आप किसी से इंटरव्यू लेकर के किसी के बारे में जानें। ठीक है, एक ये तरीका होता है अवलोकन का, और एक दूसरा होता है, अवलोकन कह रहा हूँ उसे मैं, एक तरीका होता है आंकड़े या फिर किसी भी विषय के बारे में ज्ञान प्राप्त करने का। ठीक है, आप किसी से प्रत्यक्ष रूप से पूछें, इंटरव्यू से या फिर किसी भी तरीके से। और एक होता है कि आप अपने मन में ही सामने वाले व्यक्ति के बारे में सोच लें। ठीक है, उसे बिना बुलाए, बिना उसका इंटरव्यू लिए, तो इसे हम कहते हैं अवलोकन। ठीक है, इसे हम कहते हैं अवलोकन, जब हम बिना किसी साक्षात्कार के किसी व्यक्ति के बारे में जांच लेते हैं या कुछ विचार जो है वो मान लेते हैं, तो इसे हम अवलोकन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौण प्रदत्त, ठीक है, बाहरी स्रोतों द्वारा एकत्रित किया जाता है, इसमें कौन सा इसका उदाहरण है? ठीक है, तो यहाँ पर बात की जा रही है डेटा की। ठीक है, तो किसकी? सेकेंडरी की। ठीक है, सेकेंडरी सप्लाई जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो जो गौण प्रदत्त बाहरी स्रोतों द्वारा एकत्रित किया जाता है, इसमें से कौन सा इसका उदाहरण है? तो देखिए, बाहरी स्रोतों से रेडियो भी आ जाएगा, इंटरनेट भी आ जाएगा, पत्रिकाएं भी आ जाएंगी। तो सही आंसर क्या हो गया? उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी जो है इसका करेक्ट आंसर है। और भी हो सकता है, जैसे किताबें, ठीक है, समाचार पत्र, ये सब भी जो है इसमें आ जाएंगे। अच्छा, अब अगर आपसे पूछ ले गुणात्मक प्रदत्त और संख्यात्मक प्रदत्त में क्या अंतर होता है, या मात्रात्मक जिसे हम कहते हैं, गुणात्मक प्रदत्त और मात्रात्मक प्रदत्त में क्या अंतर है? तो दोनों में अंतर यह है कि गुणात्मक जो होता है, ठीक है, इसमें संख्याओं का इस्तेमाल नहीं किया जाता, संख्याओं का इस्तेमाल इसमें नहीं होता है।
जबकि मात्रात्मक जो प्रदत्त होते हैं इसमें संख्याएं इस्तेमाल की जाती हैं, जैसे सर्वेक्षण वगैरह किया जाता है ना, आंकड़े, जो आंकड़ों से संबंधित होता है वो होता है मात्रात्मक प्रदत्त। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। जो आंकड़ों से जुड़ा होता है वो मात्रात्मक प्रदत्त होता है, जो आंकड़ों से नहीं जुड़ा होता वो गुणात्मक प्रदत्त होता है। एक होता है वस्तुनिष्ठ प्रदत्त भी होता है, विषयनिष्ठ प्रदत्त भी होता है। तो वस्तुनिष्ठ प्रदत्त ये होता है जब हम एक से अधिक व्यक्ति जिसमें शामिल होते हैं, ठीक है, तो वस्तुनिष्ठ प्रदत्त कहलाता है। जबकि जो विषयनिष्ठ प्रदत्त होता है उसमें किसी एक व्यक्ति या किसी एक वस्तु के बारे में हम चर्चा करते हैं या फिर उसके बारे में जांचते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अब देखिए मैथ का क्वेश्चन है कि एक कार्यालय है जिसमें 108 पंखे हैं। ठीक है, फैन कितने हैं? 108। और कूलर कितने हैं? कूलर कितने हैं? तो कूलर है 132। कह रहा है इनमें से यदि 1/6 पंखे और 1/4 कूलर टूट जाएं, कूलर कितने? 1/4 टूट जाएं और पंखे कितने? 1/6 टूट जाएं, तो उस कार्यालय में कितने पंखे सुरक्षित बचे बताने हैं। तो 1/6, 1/6 का मतलब हम पहले 108 का 1/6 कितना होगा पहले ये निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 108 में से हम 1/6 निकालेंगे तो 6 से हम इसे डिवाइड कर देंगे। कितना आ गया? 6 एकम 6, 4 उसको दे दिया और ये आ गया 8 6 48। ठीक है, कितना आ गया? 18। तो 18 जो पंखे हैं वो टूट गए हैं। तो 108 में से 18 हटा दिए तो कितना बचा? 90। तो यानी 90 पंखे हैं जो फिर जो हैं सुरक्षित हैं। तो सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। वहीं अगर हमसे कूलर के बारे में पूछता कि 132 कूलर है जिसमें 1/4 कूलर टूट गए हैं, तो कितने कूलर बचे हैं? तो 132 का पहले 1/4 हिस्सा निकालता हूँ, कितना होगा? तो इसे अगर करता हूँ तो 4 3 12, एक हासिल 4 3 12, तो 33 आ गया। ठीक है, यानी 33 कूलर जो हैं वो टूट चुके हैं। तो 132 में से जब मैं 33 घटा दूंगा तो कितना बचेंगे? 99। यानी 99 कूलर जो हैं वो सुरक्षित हैं। अगर कूलर पूछता तो ये आंसर होता, और अगर पंखे पूछा है तो आपका आंसर 90 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? MS ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, मोजिला फायरफॉक्स भी है, फोटोशॉप भी है और गूगल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि गूगल एक सर्च इंजन है। ठीक है, गूगल हो गया, याहू हो गया, याकुट हो गया, ठीक है ना, ये सारे के सारे जो हैं ये एक सर्च इंजन है। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें ताकि ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।